In class 11th, you have learned that the p block elements are placed in group कहाँ 13 से लेके 18, मतलब थर्ड ए से लेके 0 ग्रुप। बताओ 13वां ग्रुप कौन सा है? थर्ड ए। और ये कौन सा है बेटा? 0 ग्रुप। ऐसा आपने पढ़ लिया है ना? ऑफ द पीरियाडिक टेबल देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? बताओ बेटा। NS2N P126, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये किसके लिए नहीं लगता है? हीलियम के लिए, है ना? उसका क्या होता है? NS2। द प्रॉपर्टीज ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक द अदर आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइज, है ना? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा, डी ऑर्बिटल अब्सेंट सब में नहीं होता है। जैसे तीसरा ग्रुप आएगा, जैसा तीसरा पीरियड आएगा, वैसे ही इन लोगों में डी ब्लॉक आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद डी आएगा और नीचे चले जाओगे तो एफ भी आएगा, है ना? तो क्या लिखा है? द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड तक डी ऑर्बिटल नहीं है ना? एंड द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर एलिमेंट। हैवियर एलिमेंट का मतलब क्या है? नीचे वाले। अच्छा, ये कहां से स्टार्ट होते हैं? थर्ड पीरियड से। देखो बेटा, फर्स्ट पीरियड में डी नहीं है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी नहीं है। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, है ना? उसके बाद कौन आता है? लीबेब, कनाफनी। सेकेंड पीरियड में कौन आता है? लीबेब, कनाफनी। तो यहां तक कौन नहीं है? डी नहीं है। यहां तक कौन नहीं है? डी नहीं। इसके नीचे जैसा थर्ड पीरियड में आओगे, जैसा थर्ड पीरियड में डी आना शुरू, और थर्ड के बाद फोर्थ जाओगे, है ना? तो वहां से क्या शुरू हो जाएगा? एफ शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो हैवियर एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो नीचे हैं, किसी ग्रुप में नीचे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड पीरियड, है ना, ऑनवर्ड्स। इसके बाद और, ठीक है? हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखो बेटा, जहां तक एस और पी है, तहां तक के एलिमेंटों की प्रॉपर्टी कुछ और है। जहां से थर्ड पीरियड शुरू हुआ, थर्ड पीरियड में आपका डी भी आ गया, एफ भी आ गया, तो उनकी प्रॉपर्टियां कुछ अलग हो जाएंगी, कुछ अलग हो जाएंगी। इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ ऑल थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स, है ना? दुनिया, ये इकलौता पूरे पीरियाडिक टेबल का, क्या बोला? देखो बेटा, इकलौता ये ऐसा पीरियड है ना, ऐसा ये ब्लॉक है, कौन सा? पी ब्लॉक, जिसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है? मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, और नॉन मेटल्स भी हैं, है ना? अच्छा, एस ब्लॉक में चले जाओ तो सारे मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ दो। डी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं, सारे के सारे मेटल हैं, है ना? अब जरा ध्यान से समझो, ये इकलौता पी ब्लॉक ऐसा है जहां मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल सारे लोग हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान से समझो, यहां क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है ना? क्योंकि हर टाइप के लोग रहते हैं, है कि नहीं? अच्छा देखो, हैविंग लर्न द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14, यानी थर्ड एंड फोर्थ ऑफ द पी ब्लॉक, द पीरियोडिक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन क्लास कौन सा? ये लोग हम कहां पे पढ़ेंगे? हाँ, ठीक है। यू विल लर्न द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ग्रुप इन दिस यूनिट। मतलब हम कौन सा पढ़ेंगे? 5वां, 6ठा, 7वां और 0, है ना? 8वां ही बोल लो, है कि नहीं? 8वां ही तो 0 है। ये कौन सा है? ग्रुप 15। अब जरा ध्यान से समझो, ग्रुप 15 इंक्लूड, इनके पास कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। अच्छा बताओ, सबसे लास्ट में इसमें कौन आता है? मॉस्कोवियम। कौन आता है? आता है? अरे आपको रटाया नहीं था? हाँ, नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए। कौन? मौसी, है ना? याद नहीं कराया था? MC, ऐसे लिखते रहे, मॉस्कोवियम, ठीक है? अक्रेंस देखो, अक्रेंस देखो, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन?
मॉलिकुलर नाइट्रोजन N2 कंप्राइजेस 78% बाई वॉल्यूम। एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाती है? 78%, लेकिन किसके? बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में बताओ बेटा N2 कितनी पाई जाती है? बताओ बेटा 78% बाई वॉल्यूम। ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एट सोडियम नाइट्रेट। अच्छा ये बताओ अर्थ क्रस्ट में कैसे पाई जाती है नाइट्रोजन? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? एक सोडियम का नाइट्रेट और एक पोटेशियम का नाइट्रेट। अच्छा, सोडियम के नाइट्रेट को बोलते हैं चाइल्ड, क्या बोलते हैं? चाइल्ड सॉल्ट पीटर। इनको याद रखना, कभी कभी यही पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बताओ, चाइल्ड सॉल्ट पीटर। एंड पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, अच्छा देखो, एक है NaNO3 और एक है KNO3, है ना? तो इनको K से याद रखना, काले लोग, है ना? तो तुम बताओ, अच्छा एक है तुम्हारा कौन सा? चाइल्ड सॉल्ट पीटर, है ना? और एक कौन सा है? इंडियन सॉल्ट पीटर। तो समझ लेना इनके रिस्पेक्ट में थोड़े से क्या हैं? काले हैं। तो इसीलिए ये किसका नाइट्रेट है? पोटेशियम का। और ये किसका नाइट्रेट है? सोडियम का, है ना? बताओ, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट कौन सी दो टाइप में पाया जाता है? नाइट्रेट के फॉर्म कौन से दो है नाइट्रोजन के? एक NaNO3 और एक KNO3। NaNO3 का नाम क्या है? चाइल्ड सॉल्ट पीटर। अच्छा, KNO3 का नाम क्या है? इंडियन सॉल्ट पीटर, है ना भैया? तो इसको याद रखना। लेगा, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल। अच्छा बताओ, प्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं कहां? प्लांट में और एनिमल्स में। अच्छा देखो, फास्फोरस को देखो, फास्फोरस अकर्स इन मिनरल, है ना? मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। देखो, अच्छा बताओ बोन एस क्या होता है? बोन एस राख, किसकी राख? हड्डी की राख। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? CA3PO4 होल ट्वाइस। इसी के यदि आपने कितने मोल ले लिए? 3 मोल ले लिए, तो इसी का नाम क्या होता है? एपेटाइट। क्या होता है? एपेटाइट। क्या सीखा? बोन एस के 3 मोल का नाम होता है एपेटाइट। लिख लो बेटा। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, एपेटाइट का मतलब क्या है? 3 मोल बोन एस। अच्छा, 3 मोल बोन एस होगा। अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? CA9, है ना? अच्छा, P यहां कितने हैं? 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, यहां कितने ऑक्सीजन है? 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। ये होता है एपेटाइट का फार्मूला। अब ये देखो यहां कैसा, कितना सुंदर लिखा है। क्या लिखा है? CA9PO4 होल 6। क्या यही नहीं लिखा है? चलो अच्छा, इसको हम ऐसे लिख दे, CA3PO4 होल 6। अच्छा बताओ, ये कितने हैं? 6। ये कितने हैं? 24, है ना? अच्छा बताओ, आज के बाद तुमने क्या सीखा? बताओ बेटा। एपेटाइट का मतलब सबसे पहले क्या है? 3 मोल बोन एस। ठीक है, अब 3 मोल बोन एस ले लेना। अच्छा बताओ, 3 मोल बोन एस का मतलब क्या है? CA3PO4 होल ट्वाइस। यही तो होती बोन एस। अब यही आपका एक एपेटाइट है। फिर एपेटाइट कई तरीके के होते हैं, जैसे क्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, है ना? तो अब हम चाहेंगे यहां तीनों के फार्मूला लिखो। चलो अच्छा, पहले मैं पढ़ा देता हूं। अब देखो बेटा, अब देखो एपेटाइट का फार्मूला समझ में आ गया? एपेटाइट किसको बोलते हैं बताओ? 3 मोल बोन एस को एपेटाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जिसका फार्मूला ये है ना? अच्छा, यहां पे हमने क्या लिखा? CaX2, एक्स फ्लोरीन क्लोरीन, है ना? और हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो सकता है। अच्छा देखो, एपेटाइट में ये लग गया तो फ्लोर एपेटाइट, एपेटाइट में ये लग गया क्लोर एपेटाइट, एपेटाइट में ये लग गया हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब जरा ध्यान से देखना, जब CaF2 लग जाए एपेटाइट के साथ तो फ्लोर एपेटाइट, CaCl2 लग जाए
तो क्लोरेपेटाइट और CaOH होल ट्वाइस लग जाए तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो एपेटाइट भी फर्दर कितने कैटेगरी के? 3। कौन सा? क्लोरेपेटाइट, फ्लोरेपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अच्छा चलो तीनों फार्मूला यहां लिखो। पहला हेडिंग डालो क्लोरेपेटाइट, फ्लोरेपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। अच्छा बताओ फ्लोरेपेटाइट का फार्मूला क्या लिखोगे? सबसे पहले एपेटाइट लिख लो। क्या लिखोगे? Ca3PO4 होल 6 डॉट CaF2। ये क्या हो गया? फ्लोरेपेटाइट। अच्छा बताओ क्लोरेपेटाइट बताओ, क्लोरेपेटाइट का फार्मूला बताओ। Ca9PO4 होल 6 डॉट बताओ CaCl2। अच्छा तीसरा बताओ कौन सा एक बचा है? ये पहला हो गया है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा लिख लो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो तुम्हें क्या कर देना है? Ca9PO4 होल 6 डॉट CaOH होल ट्वाइस। बन गया। तो किसी बच्चे को एपेटाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एपेटाइट, मान लो तुमने कल को एपेटाइट भूल गए तो तुम्हारे मन में कौन सी वो बात याद रहेगी? 3 मोल बोन एस, दैट इज 1 एपेटाइट, है ना। एपेटाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, फ्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, है ना। अच्छा बताओ ये जितने एपेटाइट हैं ये किसका सोर्स है? फास्फोरस। फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट। जैसे नाइट्रोजन किस रूप में आपको मिल सकती है? जैसे एटमॉस्फेयर में कैसे मिलेगी? एटमॉस्फेयर में कैसे मिलेगी? अच्छा अर्थ क्रस्ट का मतलब समझते हो ना? जमीन में। कहां पे? अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या है? कैसे मिलेगी? तो जमीन में गैस के फॉर्म में तो मिलेगी नहीं। कैसे मिलेगी? किसी और के फॉर्म में मिलेगी, दबी हुई, है ना। अच्छा बताओ तो जैसे एटमॉस्फेयर में पाई जाएगी तो कैसे पाई जाएगी? गैस के रूप में, है ना। तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में पाई जाती है तो उसका फॉर्म क्या होता है? N2, है ना। नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है? N2। अच्छा एटमॉस्फेयर में N2 बाई वॉल्यूम कितनी पाई जाती है? 78%, है ना। अच्छा उसके बाद अर्थ क्रस्ट में कैसी पाई जाएगी? नाइट्रेट के फॉर्म में, और 2 नाइट्रेट होंगे, एक सोडियम का और एक पोटेशियम का, है ना। अब उसके बाद अर्थ क्रस्ट में आपका फास्फोरस कैसे पाया जाएगा? एपेटाइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एपेटाइट के फॉर्म में। अच्छा एपेटाइट क्या होता है? 3 मोल ऑफ बोन एस। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़े तो ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? फ्लोरेपेटाइट। ये देखो ये फार्मूला है फ्लोरेपेटाइट का, है ना। विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फेट रॉक। समझ रहे हो? ये वाली क्या होगी? ये देखो ये जितने भी एपेटाइट हैं ये क्या होंगे? मेन सोर्स ऑफ क्या होंगे? फास्फोरस के, है ना, ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। लिखा है फास्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। अरे फास्फोरस तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा फास्फोरस किसके लिए जरूरी है? प्लांट और एनिमल में कहां सबसे ज्यादा, कहां इस्तेमाल होता है? अरे हर चीज में तो इस्तेमाल होता है। अरे यहां तक कि सबसे बड़ी बात है कि जब आप न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड सब पढ़ते हो तो नहीं इस्तेमाल होता है। इट इज प्रेजेंट इन बोन्स। कहां? बोन्स। देखो क्या होता है, जैसे हड्डी को जला दिया गया और दूर हड्डी की राख पड़ी है तो रात में अजीब सी चमकती है, वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। वो क्या होता है? फास्फोरस। तो उसी की चमक उसमें आती है ना। तो अभी हमने बताओ एपेटाइट हमने बनाया किससे? 3 मोल बोन एस से ही तो। अच्छा बोन एस का मतलब समझते हो ना? जब जल गई बोन उसका राख क्या बोलता है? बोन एस। ठीक है भैया, लिखा है। अच्छा बताओ इट इज प्रेजेंट इन, फास्फोरस और कहां पाया जाएगा? इन बोन्स एज वेल एज लिविंग सेल्स, है ना। फास्फोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल। कौन सा? सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब तो समझ ही रहे हो ना? S-2। अच्छा समझ में आ गया सल्फाइड और। ठीक है अब आगे आ जाओ बेटा। लिखा है द इंपॉर्टेंट एटॉमिक
एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट along with their electronic configuration, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। अब सारे बच्चे यहां पे एक अंडरलाइन करें, यहां पे ये गड़बड़ है, एक यहां पे ये गड़बड़ है, एक यहां पे ये गड़बड़ है और एक यहां पे ये गड़बड़ है, बाकी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। 4 गड़बड़ियां हैं। अच्छा देखो, अब एक काम करो बताओ। अच्छा, इन जनरल हमने क्या बोला? इन जनरल सामान्यता क्या होता है? चलो अच्छा बताओ। एटॉमिक नंबर, अच्छा जितनी मैं बात बताऊंगा टॉप टू बॉटम बताऊंगा, है ना। अच्छा पहली बात, एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? इंक्रीजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, एटॉमिक मास ऊपर से नीचे जाने पे, सब ऊपर से नीचे जाने पे है, क्या होगा? इंक्रीजेस, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीजेस, क्या इंक्रीजेस? सेल इंक्रीजेस, है ना। अच्छा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बताओ, ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीजेस। ये हर ग्रुप की यही कहानी। हमने क्या बोला? इन जनरल, और जहां जहां एक्सेप्शन है उनको हम लोग आगे देख लेंगे। बताओ, हम ये कहां से बात कर रहे हैं? टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की। बताओ, क्लियर है? अच्छा, इस ग्रुप के बंदे तो मालूम है ना कौन कौन से एलिमेंट है ना। नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए। नजर और फिरी ये नॉन मेटल है ना। ऐसी और नजर फिरी ऐसी, ऐसी और सब ये कैसे हैं? मेटलॉइड हैं, है ना। और बीमार और एमसी कौन? मॉस्कोवियम, ये दोनों मेटल है। चलो एक जगह लिखो जरा, पहले मैं बता देता हूं। इधर ही आ जाओ, अक्रेंस में ही आ जाओ। देखो बताओ बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिफ्थ। नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए और मौसी, मौसी मतलब मॉस्कोवियम, ठीक है। ये दोनों देखो, यहां दो दो के जोड़े हैं, ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। ये क्या है? मेटेलॉइड, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हैं? मेटल्स, ठीक है। कैसे हैं? मेटल्स। तो दो दो के जोड़े बना लो। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर। कोई कहे ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि ऊपर है नॉन मेटल, नॉन मेटल से फिर मेटलॉइड हुआ, मेटलॉइड से फिर मेटल हुआ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। अच्छा, इन जनरल टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इन जनरल टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। देखो यहां एक बात यह है, देखो। अच्छा, सबसे ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की। कितनी है? 3। अब देखो 3 से क्या हुई? कम, फिर क्या है? कम, और फिर कम, और फिर यहां क्या है? बराबर। यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला, सारे बच्चे इसका एक ऑर्डर अलग से लिख के याद करेंगे, ये ठीक है। पहला ऑर्डर, ये तुम्हारा काम क्या है कि कॉपी में नीचे लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका ऑर्डर बना लेना, है ना, और उसे याद करना है। भैया आपके पास है ही क्या पढ़ने के लिए? जनरल बातें, है ना, और उसका अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियस, है ना, आयनिक पोटेंशियल, और उसके बाद क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। बस इतना ही है चैप्टर में पढ़ना। अच्छा, कोवैलेंट रेडियस में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोवैलेंट रेडियस में देखो बेटा, कोवैलेंट रेडियस है। अच्छा, ऊपर से नीचे जाने पे एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो रेडियस भी तो बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा? देखो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तीसरी बात, आयनिक रेडियस में प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ, आयनिक रेडियस, है ना, आयनिक रेडियस में देखो, ये देखो इनमें प्रॉब्लम है। आयनिक रेडियस में सबसे बड़ा कौन? बताओ बेटा। हाँ, देखो ये देखो, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा है। सबसे बड़ा कौन निकला? सबसे बड़ा कौन निकला? आर्सेनिक। तो ये हमने लिखा, ठीक। अच्छा बताओ, 222 के बाद में कौन है? 212 कौन सा है? फास्फोरस। अच्छा, उसके बाद बताओ कौन सा है? नाइट्रोजन। अच्छा, उसके बाद बताओ बेटा कौन सा है? 103 बिस्मथ।
और सबसे लास्ट में सबसे छोटका कौन है? एंटीमनी। ये ऑर्डर है। अब ये देखो उल्टा पुल्टा है ना ऑर्डर, ये तुमको याद करना है। और यही सब पूछेगा, जितना इन जनरल है वो नहीं पूछेगा, और जितना ये लफड़े वाला है बेटा यही सवाल तुमसे पूछेगा। अब देखो आयनिक रेडियस का कहीं से कुछ फॉलो हो रहा है? कुछ नहीं फॉलो हो रहा। अच्छा मान लो इसी का ऑर्डर बनाना हो तो कैसे बनाओगे? इंक्रीजेस इंक्रीजेस, फिर क्या है? डिक्रीजेस, और फिर क्या है? इंक्रीजेस। यही तो ऑर्डर बनेगा। पहले देखो क्या है? बढ़ा और बढ़ा, घटा फिर बढ़ा। समझ में आ रहा? हमने सुधार के तो ऐसे लिख लिया, ऐसे भी पूछ सकता है। तो तुम्हारा काम क्या है आज घर पे जाने के बाद, कि जितने इन जनरल हैं उनको मत लिखिएगा, और जितने प्रॉब्लम है उनको आप दोनों तरीकों से लिखिएगा। जैसे ये क्या है देखो, बढ़ा बढ़ा फिर क्या है? घटा फिर बढ़ा। ये भी ऑर्डर आप लिखना। फिर इस ऑर्डर को आप अरेंज करके ऐसे जरूर लिखना। देखो आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, बिस्मथ और कौन सा है? एंटीमनी। आप ये ऑर्डर लिखना। तो यही हम आपसे बार बार पूछेंगे, ठीक है? अच्छा अब आ जाओ आयनिक रेडियस, काम खत्म। अब आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट में। अच्छा बताओ मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या हुआ। देखो पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, है ना, फिर घटा फिर घटा। तो पहले क्या है देखो, बढ़ा बढ़ा, फिर क्या है? घटा, और फिर क्या है? घटा। ये भी ऑर्डर तुम्हें आना चाहिए, है ना? अच्छा बताओ इसका ऑर्डर, यदि हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखे तो बताओ क्या लिखेंगे? बताओ इसका ऑर्डर लिखे तो क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा कौन है? आर्सेनिक। अच्छा उसके बाद कौन है? बताओ बेटा। एंटीमनी। उसके बाद कौन है? बिस्मथ। उसके बाद कौन है? फास्फोरस। और सबसे कम है नाइट्रोजन। ये देख लो कितने ऊटक नाटक आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, यही याद करने हैं। और इन्हीं से इस बार ज्यादा सवाल पूछेगा। पूछने लायक और बचे ही क्या है? समझ रहे हो? तो देखो इसका ये ऑर्डर याद करना, इसका ये ऑर्डर करना है, याद करना। ठीक है भैया? अच्छा यहां जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अब उसके बाद कौन है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या हुआ। देखो पहले क्या है? बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, और उसके बाद घटा, उसके बाद घटा। अच्छा इसका ऑर्डर यदि आपको लिखना हो तो कैसा लिखोगे? बताओ। सबसे ज्यादा वाला कौन बंदा है? एंटीमनी। एंटीमनी के बाद कौन है? बिस्मथ। बिस्मथ के बाद कौन है? आर्सेनिक। उसके बाद कौन है? फास्फोरस। और सबसे कम कौन है? नाइट्रोजन। ये भैया ये जितने आपके, देखो ये तो महाखास है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला याद रखोगे इन जनरल तो भी काम चल जाएगा, कि लास्ट वाले दो बंदों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? सेम। तो ये टेबल से इतने सवाल बनेंगे और यही आपको ट्रेंड है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के। इनको बेटा सारे बच्चों को याद कर लेना है। सबके पास एक अच्छी सी नोट्स होनी चाहिए, छोटी सी 1-2 पेज की, एक उसकी, उसी में सारी बातें लिख लो। ज्यादा तुमसे और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद आ जाओ। अच्छा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? ऊपर से नीचे जाने में बढ़ेगी। अच्छा देखो क्या है? बढ़ी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेंसिटी इन जनरल ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है? इंक्रीजेज। तो अब देखो तुमको बस बैठ के आराम से यही याद कर लेना है। अच्छा उसके बाद आगे आ जाओ। जो मॉलिक्यूल मॉस्कोवियम, जो एलिमेंट मॉस्कोवियम है, उसकी कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टियां आपके पास है नहीं, क्लियर है? तो इसीलिए उसको एक्सक्लूड करके बात करेंगे, ठीक है? उसकी कोई और बात नहीं है। ट्रेंड ऑफ सम एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप डिस्कस्ड नीचे। अब देखो यहां पे क्या है, हम एटॉमिक साइज वाइज की बात करेंगे, एटॉमिक आयनिक साइज की बात करेंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले कौन आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बताओ यदि पांचवें ग्रुप का बंदा है तो बताओ उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखो, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स कैसा होगा? NH2 NP3। कोई आपसे पूछे
कि पूरे p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? NS2 और NP1 to 6, है ना, 1 से लेके 6। अब हमने कहा NS2 NP1 थर्ड है, NP2 कौन सा? फोर्थ है। इसी तरीके से एक एक बढ़ाते चले जाओगे, तो ये पांचवा ग्रुप है, तो लास्ट में क्या होगा? NP3। ठीक है, द s ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट्स इज कंप्लीटली फिल्ड एंड p ऑर्बिटल कैसा है? R कंप्लीटली हाफ फिल्ड। बताओ मेक क्या लिखा है? मेकिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में आ जाओ। एटॉमिक रेडियस में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, क्या लिखा है? कोवैलेंट एंड आयनिक इन अ पर्टिकुलर स्टेट रेडियाई इंक्रीजेज एज इंक्रीज द साइज। ऊपर से जाओ, ऊपर से नीचे जाओगे, आयनिक रेडियस बोले, एटॉमिक रेडियस बोले, कैटायन के रेडियस बोले, एनायन के रेडियस बोले, है ना, डेंसिटी बोले, मॉलिक्यूलर मास बोले, सब ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेंगे, सब ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेंगे। अच्छा बताओ हमने कितनी चीजें बोली? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अच्छा आयनिक रेडियस का मतलब क्या? कैटायन के रेडियस और एनायन के। आयन और कौन है? एटम की रेडियस, आयन एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मॉलिक्यूलर मास, है ना, और एटॉमिक नंबर, ठीक, डेंसिटी, ऊपर से नीचे जाने पे ये सब के सब बढ़ेंगे, सब के सब बढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, यदि उसके अंदर ये कि कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा? कोवैलेंट से, वो बढ़ेगा। आयनिक से जुड़े होगा तो वो भी बढ़ेगा, वो रेडियाई बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप क्या लिखा है? रेडियाई इंक्रीजेज, increases in size down the group. There is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. अच्छा अच्छा, कोवैलेंट रेडियस कहां पर बनेगी? कौन से बंदों में? जो नॉन मेटेलिक होंगे। जो लोग नॉन मेटेलिक होंगे वो किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? कोवैलेंट से। और जो लोग मेटेलिक होंगे वो कैसे जुड़ेंगे? कौन से? आयनिक से, मेटेलिक बॉन्ड, है ना, या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये लोग कैसे जुड़ेंगे? कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस है, नाइट्रोजन से बड़ा क्या है? फास्फोरस। तो इसकी आयनिक, इसकी कोवैलेंट रेडियस और इसकी कोवैलेंट रेडियस की बात की जाए तो इसकी कोवैलेंट रेडियस इससे ज्यादा होगी। समझ में आ रहा? इसमें और कोई खास बात नहीं है। हाउएवर जबकि फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवैलेंट रेडियस। अच्छा बताओ, आर्सेनिक और कौन है? आर्सेनिक टू बिस्मथ, है ना। अच्छा धीरे धीरे कौन सा करेक्टर आ रहा? नॉन मेटल से मेटलॉइड, फिर उसके बाद कौन से आ रहे हैं? तो धीरे धीरे अब कोवैलेंट करेक्टर तो डिक्रीज करेगा ही, हाँ ही ना। अब जरा ध्यान से देखो, इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d एंड f ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर। ठीक है, अच्छा आयोनाइजेशन इंथैल्पी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऊपर से नीचे जाने पे देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या फंडा होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होता है? साइज, है ना। देखो बेटा, साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। और ऊपर से नीचे जाने पे यहां जब साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जहां साइज में प्रॉब्लम है वहीं आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रॉब्लम अपने आप हो ही जाएगी। अच्छा बताओ कहां? जैसे बताओ गैलियम और एल्यूमिनियम में प्रॉब्लम आया तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी में भी प्रॉब्लम आ गया, है ना। जर्कोनियम हाफनियम में प्रॉब्लम आया, आया कि नहीं आया? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी में भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन साइज, साइज ऑफ एटम। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान से देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज
इन एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, एंड स्मॉलर साइज। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15, है ना, एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन कौन सा, 14। आपको 23 32 याद कराया होगा, आए ना, 23 32 याद कराया था। 23 32 का मतलब 23 56 का, 23 32 नहीं 23 56। बताओ, हमने आपको 23 क्या याद कराया था, 23 और 56। अच्छा, 23 का मतलब ये था और 56 का मतलब ये था। 23 का मतलब क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ए इज ग्रेटर देन थर्ड ए, है ना, लेकिन दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए, दोनों का पीरियड क्या होना चाहिए, सेम। वहां 23 56 65 क्या नहीं सिखाया, देखो 65 में ग्रुप सेम रखो, 23 56 में पीरियड सेम रखो, यही तो सिखाया था। अच्छा बताओ, अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, पांचवें ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, छठे से, लेकिन जब दोनों का पीरियड सेम हो। क्लियर है, तो ये कहानी समझ में आ रही ना, अब लिख लिया करो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे लिखा ग्रुप 14, क्या लिखा है, ग्रुप 14, ये हुआ 14, ये हुआ 15, ये हुआ 16 17 और 18। अच्छा, अब इधर हम कौन लिख लें, कौन सा लिख लें, 13 लिख लें, है ना। बताओ आ गए, 1 2 3 4 5 6, पूरा पी ब्लॉक हो गया कि नहीं, पूरा पी ब्लॉक हो गया। आ गए हम यहां। अब उसने देखो यहां क्या बोला है, कि क्या बोला है, द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ 15 ग्रुप 15 एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन 14। 15 वालों की 14 से ज्यादा होती है ना। तो ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, और साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। देखो क्या होता है, इन जनरल यदि हम साइज की बात करें, है ना, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीजेज। अच्छा, लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो पीरियड की बात करेंगे, टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो ग्रुप की बात करेंगे। इन जनरल जो ग्रुप में बढ़ता है वो पीरियड में घटता है, इन जनरल, है ना, हर जगह नहीं है ऐसा है, हर जगह लगा देना। ये इन जनरल शब्द इनऑर्गेनिक में आगे आगे चलता है, नहीं समझ रहे हो, क्योंकि यहां कुछ बहुत ज्यादा देर के लिए होता नहीं है। अच्छा, ये बात बिल्कुल बेटा आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इन द करेस्पॉन्डिंग पीरियड, अच्छा करेस्पॉन्डिंग पीरियड का मतलब अब समझ में आया, सेम पीरियड, समझ में आ रहा। यहां देखो, ये करेस्पॉन्डिंग मतलब, अब हमने आपको करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था, जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हो, यानी लगभग बराबर हो। आपको कहां पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था, वेरी गुड, अरे कहां पढ़ाया था, आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया है ना। हमने कहा था कि एल्कोहल और ईथर करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास वाले, कुछ पढ़ाया था। तो देखो अब तुमको हमने जगह बता दी है, ठीक है। जहां पे भी करेस्पॉन्डिंग आ जाए तो तुम समझ लेना वो कंपेरेबल की बात कर रहा, और यहां क्या कंपेरेबल, तो किसकी बात चल रही, साइज की, किसकी बात चल रही, साइज की, तो कंपेरेबल साइज। अच्छा, अब यहां पे हमने किसकी बात करी, करेस्पॉन्डिंग पीरियड, तो कौन सा सेम होना चाहिए, पीरियड सेम होना चाहिए। बताओ 23 56 तभी तो जुगाड़ लगाते हो जब क्या हो, पीरियड सेम हो, ठीक है। अब देखो सब वही रिवाइज हो रहा है ना, कि कितनी नई चीजें पढ़ ली हो। द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज, है ना, एज एक्सपेक्टेड एज। अच्छा देखो, हमने आपको सिखाया था जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतनी आयोनाइजेशन इंथैल्पियां बढ़ती जाएंगी। जैसे हमने I1 I2 I3 निकाली, सबसे बड़ी कौन, I3, उससे छोटी I2, सबसे छोटी I1, तो वही लिखी है। बताओ, ये जैसे आपकी क्या है, ये आपकी है I1, है ना, IE1, उससे बड़ी IE2, उससे बड़ी IE3। ये तो बातें जमाने पहले हो गई थी।
अब आपको लग रहा होगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये समझ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो रिएक्शन मैकेनिज्म है, समझ रहे हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपको पढ़नी है तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, लेकिन आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी उससे भी पहले आनी चाहिए। समझ में आ रहा। यदि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको नहीं आती हैं तो कहां जेड घट रहा, जेड इफेक्टिव घट रहा, बढ़ रहा, स्क्रीनिंग कहां है, कैसे है, साइज घट रहा, बढ़ रहा, कैसा हो रहा, ये सब कौन से चैप्टर में है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर तो हमें यूं ही पता है। वैसे तो इन जनरल क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, लेकिन लास्ट वाले दो लोगों की आपस में क्या है, बराबर। ये तो हम लोग पहले पढ़ लिए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले उस पे आओ बेटा, सेक्शन पे 7.1.5। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप with increased atomic size. However, amongst the heavier element, the difference is not that much pronounced. मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है उन एलिमेंटों के बीच में, और लास्ट में जाके तो हो गई बराबर। जैसे आओ तुमको दिखाते हैं, ये लिखा क्या है, देखो। जैसे ये देख लो, जैसे यहां देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कहां गई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये देखो। जैसे देखो यहां से यहां में काफी डिफरेंस है ना, यहां से यहां में डिफरेंस कम हुआ, यहां डिफरेंस है खत्म। यही वो लिखा है कि जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं इन जनरल डिक्रीज करता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो एलिमेंटों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, घटने लगता है, और लास्ट में हो जाता है बराबर। यही बात वहीं लिखी है। अब देखो यही बात वहां कितना टहला के लिखा है, बात यही है। तो ये वाला बेटा बात समझ में आ गया आपको, ये बात खत्म, ये आपकी हो गई। आगे आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऑर्डर आप पीछे पढ़ लिए हो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक साइज, डेंसिटी, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये सबके ऑर्डर आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हो, है ना। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख कुछ खास बातें हैं तो देख लेते हैं। हाँ, खास तो है ही है। अब तुम लोग एक काम करो, लिखो नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गई, है ना, कौन, मौसी, है ना। अब ये अपने डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल होता है और बाकी सब टेट्रा एटॉमिक, है ना। और इसी को यहां क्या लिखा जाता है, पॉली एटॉमिक। देखो नाइट्रोजन का स्टेबल रूप क्या है, N2, फास्फोरस का क्या है, P4, AS4, SB4, और ये क्या है, Bi4। तो ये कौन है, पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये कैसा है, डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो पहली लाइन में लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक। ये कैसे हैं, पॉली एटॉमिक, है ना। किसको छोड़ दो तो, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इज कैसा है, डाई एटॉमिक। कौन सा फॉर्म है, कैसा है, डाई एटॉमिक। और कौन सा फॉर्म है, गैस। और बाकी लोग कैसे हैं, सॉलिड। एक कहीं किनारे लिख लो, क्या बार बार इसको पढ़ोगे यार, सब वही पढ़े लिखा है। एक निकाल लिया करो बाहर। इसी तरह बायोलॉजी पढ़ा करो, कुछ खास बात है उसको निकाल किनारे लिख लिया, कहां बार बार कूदोगे उस पैराग्राफ में, है कि नहीं। और लिखा है बगल में क्या लिखा है, डाई नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस while all other are solids, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये बात हमने आपको बहुत पहले पढ़ा दी थी। ऊपर क्या है, नॉन मेटल, मेटलॉइड, फिर क्या है, मेटल, तो ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक वही लिखा है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, मेटलॉइड हम पढ़ चुके हैं। एंड बिस्मथ इसके क्या है, हाँ, और मास्कोवियम भी है मेटल, है ना, हम लोग वो भी पढ़ लिए। लिखा है दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये कारण क्या है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पे घट रही है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का घटना बोल दे, सही है,
या एटॉमिक साइज का बढ़ना बोल दे, बात सही है ना? दोनों बातें सही हैं।